Welcome friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. This is Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, we are doing study of medieval history यानी कि मध्यकालीन भारत को हम पढ़ रहे हैं और मध्यकालीन भारत में हमारा आज का जो टॉपिक है वो है गुर्जर प्रतिहार वंश, यानी इसको हम मान सकते हैं अर्लीस्ट राजपूत किंगडम। अगर नॉर्थ इंडिया का देखा जाए, नॉर्थ इंडिया में ही थे राजपूत, तो अर्लीस्ट राजपूत किंगडम अगर देखा जाए तो भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश को माना जाता है और इनका पीरियड 730 से 1036 एडी के अराउंड माना जाता है। थोड़ा बहुत टाइम का फर्क आपको मिल सकता है किताबों में, लेकिन इस पे हमें नहीं जाना। आपको कहीं भी अभी अर्ली मिडिवल पीरियड में या राजपूत पीरियड में अभी बहुत ज्यादा टाइम को नहीं देखना है। जहां टाइम की जरूरत होगी कि आपको जो टाइम पीरियड आपको याद रखना है वो मैं बताऊंगा। अब देखिए, पहले हम जान लेते हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश जो थे यहां पर थे, इनका ओरिजिन यहीं से था, गुजरात और राजस्थान में। लेकिन अभी इसको पढ़ने के पहले थोड़ा सा हम बैकग्राउंड ले लेते हैं। मेडिएवल हिस्ट्री हम पढ़ रहे थे और मैंने बताया था कि मेडिएवल हिस्ट्री है क्या। मेडिएवल हिस्ट्री हर्षवर्धन के बाद का पीरियड जो है वही मेडिएवल हिस्ट्री है। और हर्षवर्धन के बाद के पीरियड को अगर देखा जाए, हर्षवर्धन यानी अंतिम हिंदू शासक जो कि एंशिएंट पीरियड में थे, हर्षवर्धन 647 एडी में, उनका शासन काल 606 टू 647 एडी तक था। 647 एडी के बाद आप देखेंगे कि हर्षवर्धन का पीरियड खत्म होगा और वहीं से मेडिएवल हिस्ट्री की शुरुआत होगी। लेकिन मेडिएवल हिस्ट्री को हमने बताया था कि मध्यकालीन भारत को दो भागों में हमने बांटा था, एक अर्ली और दूसरा लेटर। ठीक है, एक पूर्व मध्यकाल और एक उत्तर मध्यकाल। उत्तर मेन मध्यकाल यही है लेटर वाला, लेकिन ये अर्ली मध्यकाल को भी आपके लिए जानना इसलिए जरूरी है कि इसकी अहम भूमिका होगी बाद में और अभी भी। ठीक है, तो यहाँ अर्ली मेडिएवल पीरियड को भी हमने तीन पार्ट में बांटा है। देखिएगा तो अर्ली मेडिएवल पीरियड में नॉर्थ इंडिया, ठीक है, नॉर्थ इंडिया और फिर साउथ इंडिया और फिर मुस्लिम इन्वेजन। देखिए, इसी अर्ली जो मेडिएवल पीरियड है इसी को राजपूत पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो टाइम पीरियड है ये 7वीं शताब्दी से लेकर 6 सेंचुरी एडी से लेकर 7 सेंचुरी एडी से लेकर 12 सेंचुरी एडी तक किसी किताब में, और किसी किसी किताब में आपको 8 सेंचुरी एडी से लेकर 12 सेंचुरी एडी तक, यानी आप अगर ओवरऑल देखें तो 7 टू 12 सेंचुरी एडी तक आपको अर्ली मेडिएवल पीरियड मिलेगा। तो आपको दोनों पीरियड याद इसलिए रखना चाहिए, मैंने बताया था 7 टू 12 सेंचुरी एडी या 8 टू 12 सेंचुरी एडी, 7 टू 12 सेंचुरी एडी या 8 टू 12 सेंचुरी एडी। क्योंकि एग्जाम में कई बार जो स्टेट लेवल के एग्जाम है और भी एग्जाम है, यूपीएससी में तो नहीं, लेकिन जहां एग्जैक्टली टाइम पीरियड पूछा जाता है तो उसमें दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। तो आपको अगर दोनों याद रहेगा तो जो भी ऑप्शन आपको मिलेगा वो आप लगा देंगे। तो इसी पीरियड को कहा जाता है राजपूत पीरियड। ठीक है, इसी पीरियड में हम इसको देखने वाले हैं। और राजपूत पीरियड में जब आप आएंगे यानी अर्ली मेडिएवल पीरियड में आएंगे तो मैंने बताया कि नॉर्थ इंडिया में बांटेंगे हम इसको। पहले नॉर्थ इंडिया को देखेंगे, फिर साउथ इंडिया को देखेंगे और फिर मुस्लिम इन्वेजन को देखेंगे। तो नॉर्थ इंडिया में आप देखेंगे तो नॉर्थ इंडिया में क्या था भाई, यहाँ पे आप ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, त्रिपक्षीय संघर्ष देखेंगे। गुर्जर प्रतिहार, पालाज और दक्षिण की एक शक्ति राष्ट्रकूट होगी जो कि यहां पर कन्नौज है। कन्नौज के लिए ये फाइट करेगी, क्योंकि हर्षवर्धन के बाद मैंने बताया था कि कन्नौज एक प्रमुख शक्ति बन चुका है, सेंटर स्टेज बन चुका है, पॉलिटिकल सेंटर स्टेज। हर्षवर्धन के पहले तक यानी गुप्त पीरियड तक अगर देखें एंशिएंट हिस्ट्री में, तो गुप्त पीरियड तक पाटलिपुत्र या मगध या पाटलिपुत्र जो भी कहे, तो मगध की राजधानी जनरली पाटलिपुत्र हुआ करती थी। तो मगध और पाटलिपुत्र पॉलिटिकल सेंटर स्टेज में होता था, लेकिन स्थितियां बदलती हैं और कन्नौज और हर्षवर्धन के समय से गुप्त पीरियड के बाद जब हर्षवर्धन आते हैं पोस्ट गुप्त पीरियड में, तो वहां पे हर्षवर्धन के समय कन्नौज जो होता है वो पॉलिटिकल सेंटर स्टेज हो जाता है। यहीं पे आपको कन्नौज मिलेगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो अब ये स्थिति बदलती है तो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल वही होता है गुर्जर प्रतिहारों में, पालाज में और दक्षिण की एक शक्ति राष्ट्रकूटों में। ये मैंने पहले बताया, पढ़ा चुका हूं आपको। उसके बाद आप यहीं पे राजपूतों के बारे में आप जानेंगे। राजपूत के पिछले वीडियो में मैंने बताया था राजपूतों के ओरिजिन के बारे में, उनकी उत्पत्ति के बारे में और उनके लोकेशन के बारे में मैंने बता दिया था। ठीक है, लोकेशन के बारे में जो मैंने बताया था कि यहां पर तो गुर्जर प्रतिहार है। फिर यहीं पे आप देखेंगे, यहाँ पे ये गुजरात और राजस्थान वाले पार्ट में है गुर्जर प्रतिहार, और यहाँ पे है आपको चालुक्य जिन्हें सोलंकी कहते थे।
ठीक है। वो दूसरे दक्षिण के भी चालुक्य होंगे, वातापी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य, वो सब दक्षिण के चालुक्य हैं। लेकिन यहाँ पर उत्तर भारत में यहाँ चालुक्य इनको कहेंगे सोलंकी, ठीक है, वो भी थे। उसके बाद परमार थे यहाँ पे मालवा में, बुंदेलखंड में थे चंदेलाज, अजमेर में थे आपको, अजमेर में आपको चौहान या चाहमान वंश, ठीक है। मेवाड़ में यहीं पे अजमेर के नीचे देखेंगे तो वहां पे सिसोदिया वंश, गढ़वाल वंश कन्नौज में, ठीक है। ये सब मैंने बताया था। तो ये पूरा उत्तर भारत जो है वो राजपूतों की एक्टिविटी हो रही थी हर्षवर्धन के बाद, यानी 7th to 12th सेंचुरी आप कह लें, या फिर 8th to 12th सेंचुरी एडी में होगा, एडी आप कह लें। तो ये पूरा राजपूतों का पीरियड था नॉर्थ इंडिया में। यहाँ पे हिंदू शाही, ये सिंध की तरफ इधर हिंदू शाही किंगडम्स होंगे, ऊपर कश्मीर होगा, इनको छोड़ के ये पूरा जो है ये आप देखेंगे तो राजपूतों का दबदबा है यहाँ पर। तो कई राजपूत किंगडम उभर के आए, क्लैंस उभर के आए, जो मैंने बता दिया, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने उसका इनके लोकेशंस को भी देखा था और ओरिजिन को भी समझा था। ये शब्द निकला है राजपुत्र से, संस्कृत का एक शब्द है राजपुत्र, उसी से निकला है राजपूत, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा, ये मैंने बता चुका हूं। तो अर्ली मेडिएवल पीरियड में ये सब हम देखेंगे। तो यहां पे हमें जो देखना था वो पहले ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, गुर्जर प्रतिहार, पालाज और राजपूतों में कन्नौज के लिए, ठीक है, वो हमने देख लिया। उसके बाद राजपूत क्लैंस कौन कौन से थे, ओरिजिन क्या था उनका, लोकेशन क्या क्या था, इसके पिछले वीडियो में हमने देखा और यहां पर मैंने आपको रफली बता भी दिया, ठीक है। उसके बाद यहीं पे आप देखेंगे तो हिंदू शाही किंगडम से इनको भी थोड़ा जानेंगे हम, ठीक है, और कश्मीर के बारे में थोड़ा जानेंगे। नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया की मैंने बता दिया था कि साउथ इंडिया में आपको यहाँ पर राष्ट्रकूट है। अगर देखा जाए तो अगर साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में हमें अभी, साउथ इंडिया में अगर राजपूत पीरियड में हम कहें या अर्ली मेडिएवल पीरियड में कहें तो हमें यहां पर थोड़ा बहुत चोलों को पढ़ना होगा, ठीक है, और चोलों को ही पढ़ना है यहाँ पर। बाकी हम कवर करेंगे कहां पे, आप उसको एंशिएंट हिस्ट्री में कवर करेंगे साउथ इंडिया के, वहीं पे राजपूत कवर करेंगे, वहीं पे आपको एक पार्ट और चोलों का भी कवर करेंगे हम, ठीक है। अब मैं आपको एक बार आइडिया भी दे देता हूं, पहले भी मैंने बताया कि जब आप देखेंगे तो मौर्यन पीरियड के बाद देखेंगे कि एक शक्ति यहां पर सातवाहन है, ठीक है। मौर्यन के जाने के बाद उनके सक्सेसर के रूप में इधर से इंडो ग्रीक आते हैं। देखिए कुछ फॉरेन ताकतें आती हैं और कुछ देशी ताकतें होती हैं, ठीक है। कुछ फॉरेन इन्वेजन होंगे इंडो ग्रीक इधर से, फिर सीथियंस या शक, उसके बाद पर्थियंस, और पर्थियंस के बाद कुषाण भारत में आएंगे। तो ये फॉरेन सक्सेसर्स थी मौर्यंस की पोस्ट मौर्यन पीरियड में। और कुछ देशी शक्तियां उभरेंगी, जैसे अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करेगा पुष्यमित्र शुंग, और यहां पे उत्तर भारत में ये एस्टेब्लिश करेगा क्या, शुंग डायनेस्टी। यहीं पे आ जाएंगे फिर शुंगों को के बाद कर्ण डायनेस्टी, शुंगों को रिप्लेस करके, और फिर यहां पे आएंगे सातवाहन साउथ इंडिया में उसी समय, ठीक है। कर्णों के बाद शुंग, कर्ण, और फिर इधर यहाँ पे साउथ इंडिया में सातवाहन कर्णों को हरा के ही आते हैं, लेकिन इनका मेन जो सत्ता का केंद्र रहेगा साउथ इंडिया रहेगा। तो इस तरह से 3 देशी शक्तियां आती हैं और 4 विदेशी शक्तियां मौर्यंस के बाद। तो ये सातवाहन जो हैं, सातवाहन के बाद यहीं पे वकाटक आ जाते हैं। साउथ इंडिया की हिस्ट्री के बारे में बता रहा हूं, वकाटक आ जाएंगे। वकाटकों के बाद यहीं पे आ जाएंगे वातापी के चालुक्य, और वातापी के चालुक्य के जो शासक थे पुलकेशिन सेकंड, उन्होंने ही हर्षवर्धन का दक्षिण विस्तार रोक दिया था, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो वातापी के चालुक्यों के बाद यहीं पे आ जाएंगे राष्ट्रकूट, जिनकी चर्चा मैं कर रहा था कि राष्ट्रकूटों में, गुर्जर प्रतिहारों में, पालों में कन्नौज के लिए संघर्ष होगा, ये मैं बता चुका हूं। तो उसके बाद पहले यहां पर सातवाहन है, सातवाहन के बाद वकाटक है, वकाटक के बाद यहीं पे आ जाएंगे कौन, वातापी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य के बाद यहीं पे आ जाएंगे राष्ट्रकूटास, और राष्ट्रकूटों के बाद यहीं पे आएंगे कल्याणी के चालुक्य, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। इधर आपको वेंगी पल्लव रहेंगे, और पल्लव के बाद आगे यहीं पे चोल डायनेस्टी आ जाएगी, जो मेडिएवल पीरियड में हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे साउथ इंडिया में हम सिर्फ यहाँ पर चोलों को देखेंगे। चोल भी 2 पार्ट में है, मैंने बताया था। एंशिएंट इंडिया में भी चोल मिलेंगे संगम एज में, और इधर भी मिलेंगे। तो चोल का मेडिएवल पीरियड में भी उदय होता है, एक बार खत्म हो जाएंगे एंशिएंट पीरियड में और फिर उनका उदय होगा मेडिएवल पीरियड में। तो यहां हम सिर्फ चोलों को देखेंगे, और बाकी राष्ट्रकूटों को, वकाटक को, उसके अलावा वातापी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, सबको हम साउथ इंडिया के
की जो एंशियंट हिस्ट्री होगी, हाँ, दक्षिण भारत की जो दक्षिण भारत का जो प्राचीन इतिहास होगा वहां पे हम कवर करेंगे, वो भी हम देखने वाले हैं जल्दी ही। तो इसलिए साउथ इंडिया यहां हो जाएगा। और मुस्लिम इन्वेजन जो है इसी समय, यही वो दौर है राजपूतों का, जब नॉर्थ इंडिया में राजपूत जो है एक्टिव हैं, उसी समय कई मुस्लिम इन्वेजन होंगे। मेनली आपको दो इन्वेजन है, अरबों के इन्वेजन है और तुर्कों के इन्वेजन है। तो अरबों के इन्वेजन में दो पहले इन्वेजन होंगे जो अनसक्सेसफुल रहेंगे, फिर मोहम्मद बिन कासिम 712 एडी में आएगा, तो वो सिंध को कैप्चर कर लेगा। यही सिंध है, गुजरात भारत का, इधर सिंध हो जाएगा, ठीक है। उस समय भारत का ही पार्ट था, पाकिस्तान वाला पार्ट है, तो यहां पर सिंध। और तुर्कों का इन्वेजन होगा। तुर्कों के इन्वेजन में दो इन्वेजन होंगे भारत में, एक मोहम्मद गजनवी का और फिर दूसरा मोहम्मद गोरी का। मोहम्मद गजनवी लूट मार करने के लिए आता है, सिर्फ लूटता है भारत को, चला जाता है, मंदिरों को लूटता है। और मोहम्मद गोरी जब आएगा तो एक सत्ता स्थापित करने के मकसद से आएगा, और यहीं पे मोहम्मद गोरी के आने के बाद सत्ता स्थापित हो जाएगी, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाएगी। लेटर मेडिवल पीरियड से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होगी, जो कि मोहम्मद गोरी का जो एक स्लेव होगा, दास होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, वही दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करेगा। तो यहां से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाएगी 1206 एडी में, और 1206 से 1526 एडी तक आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत को। और फिर 1526 एडी में बाबर आ जाता है, जब पानीपत की लड़ाई में लोधी डायनेस्टी के इब्राहिम लोधी को हराकर वो मुगल डायनेस्टी की यहां पे शुरुआत कर देगा। तो लेटर मेडिएवल पीरियड में दिल्ली सल्तनत और मुगल को हम लोग देखेंगे। तो ये इस तरह से हम देख रहे हैं। और राजपूतों का इंपॉर्टेंस इसलिए है कि ये जो अर्ली मेडिएवल पीरियड में जितनी भी घटनाएं हो रही है, चाहे मुस्लिम इन्वेजन हो रहा है साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया की जो हिस्ट्री हम पढ़े, सब राजपूत काल में हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, अब जब मैंने बताया कि तुर्क आक्रमण होगा, एक गजनवी का, एक गोरी का, उस समय राजपूत ही यहां पर है, ठीक है ना। ये राजपूत ही यहां पर है। पृथ्वीराज चौहान, चौहान वंश के, देखिए यहां पे मैंने चर्चा की, बताऊंगा चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान से जो उनकी लड़ाई होगी, उसकी लड़ाई होगी मोहम्मद गोरी की। और चूंकि राजपूत आपस में बटे हुए थे, ये आपस में यूनाइटेड नहीं थे, एक पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी यहां पर, इस वजह से गोरी यहां पर सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इसकी चर्चा हम बाद में करने वाले हैं। तत्काल हम यहां पर देख रहे हैं राजपूत वंश को। मैंने बताया कि राजपूत वंश का यहां पर एक्टिविटीज है, और गुर्जर प्रतिहार सबसे पुराने राजपूत वंश के रूप में यहां उभर के आएंगे, जिनका जो लोकेशन होगा, ठीक है, वो होगा गुजरात और राजस्थान। मैंने यहां पर दिखा दिया। बाकी और भी राजपूत किंगडम्स है, परमार हैं, वो मैंने बता दिया आपको यहीं पर, ठीक है। तो वो तो हम आगे देखने वाले हैं, धीरे धीरे हम देखते जाएंगे। जहां जरूरत होगी ज्यादा, जहां जरूरत होगी कम, इन चीजों को हम शॉर्ट में देखेंगे, बहुत ज्यादा हमें नहीं देखना, जो एग्जामिनेशन पर्पज से जरूरी है वही देखेंगे। तो अब आइए, अब हम थोड़ा जान लेते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। यहां पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब गुर्जर प्रतिहार की शुरुआत कर रहे हैं, और इसके बाद हम बहुत सारे वंशों को देखेंगे, परमार को भी देखेंगे, चौहान को भी देखेंगे, चालुक्यों को भी देखेंगे, ठीक है। पालाज यहां पर थे, जिनके साथ ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, त्रिपक्षीय संघर्ष जो हमने पहले पढ़ा था। तो वो डिबेटेबल है कि राजपूत है कि नहीं है, लेकिन चूंकि हम राजपूत पीरियड के, ठीक है ना, वंशों की बात कर रहे हैं, तो जो प्रमुख वंश हैं राजपूत पीरियड के, चाहे वो राजपूत हो ना हो, डिबेटेबल हो सकता है, लेकिन हम पालाज को भी पढ़ेंगे, जो कि यहां पर पूर्वी भारत में यानी ईस्ट इंडिया में बंगाल की तरफ वो एक्टिव थे। तो अभी हम देखने जा रहे हैं गुर्जर प्रतिहार वंश को। यहां मैंने बता दिया मेडिएवल पीरियड के बारे में थोड़ा सा, ताकि आपका बैकग्राउंड, इतिहास हमेशा बैकग्राउंड ढूंढता है। अगर आप बैकग्राउंड से चलते हैं, कोई भी चीज पढ़ते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड को रिकॉल करके चलते हैं, तो कभी इतिहास नहीं भूलेगा, वरना भूल जाएगा। अब ऐसा मैं गुर्जर प्रतिहार पढ़ाऊं, यहीं से पढ़ाना शुरू कर दूं, गड़बड़ हो जाता है मामला। या आप भी पढ़ना शुरू कीजिए गुर्जर प्रतिहार, फैक्ट्स तो याद हो जाएंगे, बैकग्राउंड तो याद नहीं होगा। लेकिन अब देखिए, यहां पर हम देख रहे हैं गुर्जर प्रतिहारों को, और हमने यहां पर बता दिया कि इनका जो टाइम पीरियड है 730 टू 1036, यानी 8वीं सेंचुरी से लेकर 11th मिड ऑफ द 11th सेंचुरी लगभग। इसमें थोड़ा बहुत टाइम पीरियड का डिफरेंस आपको मिल सकता है, ठीक है। तो उससे आपको नहीं घबराना है, ये नहीं पूछेगा कि कब से कब तक थे। अगर पूछेगा भी तो शताब्दी में पूछेगा, एग्जैक्ट टाइम नहीं पूछेगा। एग्जैक्ट टाइम में ही आपको अंतर पड़ेगा। यहां 32 हो सकता है, 28 हो सकता है, 25 हो सकता है 30 की जगह पर, यहां पर 36 हो सकता है, 40 हो सकता है, 50 हो सकता है 36 की जगह पर, लेकिन सेंचुरी नहीं बदलेगा। तो अगर पूछेगा भी तो सेंचुरी पूछेगा कि किस सेंचुरी में ये थे, ठीक है। तो ये आपको ऐसे पूछेगा नहीं, अगर पूछ देता है तब की बात। तो गुर्जर प्रतिहार
का ये टाइम पीरियड है, आप समझ लीजिए। गुर्जर प्रतिहार की अगर राजधानी की बात करें, पहले तो ये बात करते हैं इनका रीजन क्या था। तो रीजन मैंने बता दिया, गुजरात एंड राजस्थान। देखिए मैंने ये लोकेशन बताया हुआ है, गुजरात और राजस्थान वाला पार्ट है, ठीक है। अगर इनके कैपिटल की बात करें तो कैपिटल, 3 कैपिटल का नाम आता है, आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, इसमें सतीश चंद्रा वाले में। सबसे पुराना कैपिटल भीनमाल था इनका, ठीक है। और उसके बाद मेनली आपको ज्यादातर जगहों पे उज्जैन और कन्नौज मिलेगा। उज्जैन पहले होगा, कन्नौज बाद में हो जाएगा, क्योंकि आपको मैंने बताया कि कन्नौज के लिए ये जो यहां पर कन्नौज होगा, ठीक है ना, यहां पे जो कन्नौज है उत्तर प्रदेश में, इसी कन्नौज के लिए 3 शक्तियां, हाँ, एक यहां पे पालाज होंगी और यहां पे मान लीजिए, यहां पे अब राष्ट्रकूट बना देता हूं मैं, ये गुर्जर प्रतिहार, यहां पे कन्नौज हो गया। तो ये तीनों शक्तियां जो हैं, ये है राष्ट्रकूट, ये है पालाज और ये है गुर्जर प्रतिहार, ये तीनों शक्तियां इसी कन्नौज के लिए, हाँ, इसी कन्नौज के लिए भिड़ेंगी, ठीक है। तो जब कन्नौज के लिए भिड़ती हैं तो इस ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल या त्रिपक्षीय संघर्ष में हमने देखा था कि जीत किसकी होती है, तो प्रतिहारों की होती है। तो उसी जीत के बाद इनका कैपिटल जो है ये कन्नौज हो जाएगा। तो आपको यहां पर देखिए, एग्जामिनेशन पर्पज से ये याद रखना है कि कई बार ये दे देगा आपको एग्जाम में कि इसमें से कौन जो है कैपिटल नहीं था गुर्जर प्रतिहारों का। तो ये 3 नाम दे सकता है, भीनमाल आपको इसीलिए याद रखना है, और कोई और नाम दे देगा, बाकी सब कैपिटल। हालांकि ये भीनमाल जो था, कहा जाता है कि सबसे ऐतिहासिक पुरुष जो थे गुर्जर प्रतिहारों में, या कई किताबों में उनको फाउंडर भी माना जाता है, वो थे हरिश्चंद्र, ठीक है, हरिश्चंद्र। उसी के समय, उन्हीं के समय भीनमाल जो हुआ करता था ये राजधानी हुआ करता था। लेकिन मेन जब उभर के आए हैं ओरिजिन के बाद, ये हरिश्चंद्र के बारे में चर्चाएं नहीं मिलती है, बहुत ज्यादा उनके बारे में जानकारी नहीं है। तो उसके बाद आप देखेंगे तो मेन आपको उज्जैन और कन्नौज ही है, ठीक है, पहले उज्जैन और बाद में कन्नौज। कन्नौज ये जब ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में इनकी जीत होगी तो ये कन्नौज आ जाएंगे, ठीक है, अपना राजधानी बना लेंगे कन्नौज। तो ये तीनों को याद रखना है कि कहीं अगर चौथा नाम दे दे और गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी की बात हो जाए तो आपको क्या करना है, कौन सा नहीं है उसमें राजधानी नहीं था तो चौथे को करेंगे। लेकिन अगर ये तीनों रहता है ऑप्शन में और चौथा पूछता है कौन था राजधानी, तो हमेशा आखिरी वाले को आप लगाते हैं। तो अब आप कन्नौज, ये भी था, लेकिन कन्नौज अगर सिर्फ पूछता है कि राजधानी कौन सा था गुर्जर प्रतिहारों का, तो आपको मैंने बताया कि भीनमाल भी है, उज्जैन भी है और कन्नौज भी है। तो ये तो हरिश्चंद्र के समय में कहा जाता है, ऐसा मिलता है, उल्लेख मिलता है कि हरिश्चंद्र के समय ये था। बाद में ये हो गया शुरुआती दौर में, और कन्नौज पे को कैप्चर करने के बाद ये कन्नौज को बना देंगे अपनी राजधानी। तो अगर केवल पूछता है, ये तीनों ऑप्शन है, एक और ऑप्शन है कि इसमें से गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कहां थी। अब आपके लिए क्या है, भीनमाल भी देखेंगे, उज्जैन भी देखेंगे, बोलेगा तीनों है, लेकिन तरीका यही है कि इस तरह से अगर सवाल आ जाए तब आप आखिरी जो कैपिटल होगा ना उसी को लगाएंगे, तब उस स्थिति में आप कन्नौज को लगाएंगे, ठीक है। तो इसको आपको समझना पड़ेगा। और वैसे कहेगा कि कौन सा कैपिटल नहीं है, तीनों नाम होगा और एक और नाम होगा, तो वो जो चौथा नाम होगा उसको आप, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये आप तीनों याद रखिए, भीनमाल, उज्जैन और कन्नौज। कैपिटल हमने देख लिया, हाँ, यहां हमने देख लिया रीजन गुजरात और राजस्थान। उसके बाद इन्होंने कहा है कि ये वंशज, डिसेंडेंट रहे हैं, ठीक है, यानी वंशज रहे हैं, डिसेंडेंट रहे हैं किसके भाई, सौमित्र, यानी कि लक्ष्मण के डिसेंडेंट रहे हैं। ये सौमित्र लक्ष्मण के डिसेंडेंट रहे हैं, हाँ, लक्ष्मण के वंशज रहे हैं, ये अपने आप को क्लेम करते हैं। इसका कारण था कि लक्ष्मण जो थे, कहा जाता था कि ये पहरेदारी करते थे राम की, हाँ, छोटे भाई के रूप में ये पहरेदारी किया करते थे, हाँ, उसकी जिम्मेदारी होती थी इन पे, राम और सीता के पहरेदारी की। तो पहरेदार को ही प्रतिहार कहा गया, तो वहीं से ये प्रतिहार निकल के आया, ठीक है। तो ये आ सकता है। और ये कहां लिखा हुआ है, ये ग्वालियर इंस्क्रिप्शन ऑफ मिहिर भोज। मिहिर भोज जो था सबसे महान शासक, अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में। इसी के बारे में सबसे ज्यादा आपको पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट जहां से सवाल बनते हैं एग्जामिनेशन में, वो इसी के बारे में बनेंगे। तो इसके ग्वालियर अभिलेख में, ग्वालियर इंस्क्रिप्शन में ये चर्चा है कि ये अपने आप को क्लेम करते हैं गुर्जर प्रतिहार कि ये सौमित्र यानी लक्ष्मण के वंशज हैं। इनके बारे में चर्चा या रेफरेंस मिलता है अग्निकुल थियरी में, पहले भी मैं
पढ़ा चुका हूं आपको राजपूतों के ओरिजिन में। अग्निकुंड सिद्धांत है, एक किताब है पृथ्वीराज रासो, ठीक है, और इसके राइटर हैं कौन? चंद्र बरदाई या चंद बरदाई, ठीक है, चंद बरदाई जो भी है अजय नाम को। ये बहुत फेमस किताब है। ये कोर्ट पोएट थे पृथ्वीराज चौहान के। आपको मैं बताऊं कि यहां जब आप मुस्लिम इन्वेजन देखेंगे, और मैंने बताया एक अरबों का इन्वेजन होगा, दूसरा तुर्कों का इन्वेजन होगा। तुर्कों के इन्वेजन में गजनवी और गोरी का इन्वेजन होगा। जब मोहम्मद गोरी आता है तो दो लड़ाई पृथ्वीराज चौहान वंश के पृथ्वीराज चौहान से होती है, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय कहा जाता था, थर्ड कहा जाता था। हाँ, उसी का कोर्ट पोएट था। आगे हम पढ़ेंगे जब हम गोरी के साथ पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई देखेंगे, युद्ध देखेंगे, तराइन की दो लड़ाइयां हुई थी, तो वहां पे हम चर्चा करेंगे। तो पृथ्वीराज, वैसे भी आपने नाम सुना होगा, पृथ्वीराज रासो लिखा हुआ है चंद बरदाई का, जो कि पृथ्वीराज चौहान के कोर्ट पोएट थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां से भी आपका सवाल बन सकता है कि एक तो पृथ्वीराज रासो किसका लिखा हुआ है? तो चंद्र बरदाई का लिखा हुआ है। और अग्निकुल थियरी कहां से लिया गया है, उसका रेफरेंस या चर्चा कहां मिलती है? तो ये इसकी चर्चा मिलती है पृथ्वीराज रासो में। दोनों तरह से सवाल बन सकता है, पृथ्वीराज रासो का राइटर कौन है, और अग्निकुंड या सिद्धांत या अग्निकुल थियरी कहां मिलती है देखने को? तो पृथ्वीराज रासो के, सॉरी, चंद बरदाई के पृथ्वीराज रासो में, ठीक है। यहां पर अब इसमें दिया गया है, इसमें रेफरेंस दिया गया है, चर्चा है 4 क्लैंस की, 4 कुलों की या 4 गोत्रों की चर्चा है राजपूतों के। और ये 4 क्लैंस ऑफ राजपूत, जिसमें जीपी स्टैंड्स फॉर गुर्जर प्रतिहार, ठीक है। हाँ, गुर्जर प्रतिहार। तो गुर्जर प्रतिहार तो देखिए कहां पे लोकेशन है? परमार, जो कि मालवा में थे, इनका ओरिजिन ये मालवा के क्षेत्र में, ठीक है। चौहान जो कि अजमेर, राजस्थान में ही, यहां अजमेर के क्षेत्र में, थोड़ा नीचे और हो जाएगा, अजमेर के क्षेत्र में यहां पे, ठीक है, लगभग। और चालुक्य जो कि ये गुजरात वाले क्षेत्र में होंगे, यहाँ पे चालुक्य जिनको सोलंकी कहते थे, नॉर्थ इंडिया के चालुक्य थे, ठीक है। तो चालुक्य जो कि जिनको सोलंकी कहा जाता था, तो ये यहाँ पे मिलेंगे। तो ये 4 राजपूत क्लैंस यहाँ पे मिलते हैं, 4 राजपूत गोत्रों या कुलों की चर्चा कहां पे है? पृथ्वीराज रासो द्वारा, सॉरी, चंद बरदाई द्वारा लिखा गया जो किताब है पृथ्वीराज रासो, उसी में एक अग्निकुंड थियरी है, वहीं पे ये चर्चा मिलती है 4 राजपूत वंशों की। तो 4 राजपूत वंशों की चर्चा कहां पे मिलती है अगर आपसे पूछा जाए, तो 4 राजपूत वंशों की चर्चा मिलती है यहां पे, इन राजपूत वंशों की, तो अग्निकुल थियरी में। तो एक सवाल आपका यहां से बन सकता है, हो सकता है कि पूछ दे कि सवाल आपसे पूछ सकता है कि चंद बरदाई की जो पृथ्वीराज रासो किताब है और उसमें जो अग्निकुंड की चर्चा की गई है, अग्निकुंड थियरी, या सिर्फ ये ना भी दे कि अग्निकुंड थियरी में किस राजपूत वंश की चर्चा नहीं है, तो इसमें से कोई 3 नाम देगा, एक और नाम देगा, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। या कहेगा किस राजपूत वंश की चर्चा है, दिए गए विकल्पों में से किस राजपूत वंश की चर्चा है, तो इसमें से कोई एक विकल्प दे देगा और बाकी 3 दूसरा विकल्प दे देगा, तब आपका आंसर, जो भी विकल्प इसमें से देगा, जो भी ऑप्शन इसमें से देगा, वो आपका आंसर होगा। या आप अपने इंटेलिजेंसी से लगाएंगे। तो आपको याद रखना है कि 4 वंशों की चर्चा अग्निकुंड थियरी में है, या अग्निकुंड सिद्धांत में है, अग्निकुला थियरी में है। और ये 4 क्लैंस कौन कौन से हैं? जीपी स्टैंड्स फॉर गुर्जर प्रतिहार, जिनको हम पढ़ रहे हैं, परमार वंश जो कि मालवा में थे, चौहान जो कि अजमेर में थे राजस्थान के, और चालुक्य सोलंकी जो कि यहाँ पे गुजरात में थे। सबका मैं लोकेशन भी इसीलिए बताते चल रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। गुर्जर प्रतिहार गुजरात राजस्थान, ठीक है। परमार यहाँ पे मालवा होगा, चौहान यहीं पे अजमेर होगा, ठीक है, और चालुक्य यहाँ पे गुजरात वाले क्षेत्र में। ये उत्तर के चालुक्य, दक्षिण के चालुक्य वातापी के चालुक्य होंगे, हाँ, कल्याणी के चालुक्य होंगे साउथ इंडिया के, हाँ, या फिर वेगी के चालुक्य होंगे, तो वो हम बाद में देखने वाले हैं। तो यहां तक की जानकारी आपको मिल गई, ठीक है। हमने देख लिया, मैंने बता दिया गुर्जर प्रतिहार, इनका टाइम पीरियड बता दिया, कैपिटल्स तीनों याद रखना है आपको, ठीक है, ताकि आप अपने इंटेलिजेंसी से कैसे जवाब देना है मैंने ये भी बता दिया, ठीक है। क्षेत्र यहाँ पे देख लिया, डिसेंडेंट वंशज किसके, ये किसके वंशज थे, क्लेम करते हैं कि हम सौमित्र यानी लक्ष्मण के वंशज थे, ठीक है। और इसकी चर्चा आती है, इंफॉर्मेशन मिलता है, इन्फो का मतलब इंफॉर्मेशन, ग्वालियर इंस्क्रिप्शन ऑफ मिहिर भोज के
ग्वालियर अभिलेख में इसकी चर्चा मिलती है। मिहिर भोज, इसी के बारे में सबसे ज्यादा सवाल आते हैं एग्जाम में, और सबसे इंपॉर्टेंट और महान शासक गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का। तो यहां पे आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ेंगे और इसके बाद हम इनके शासकों को देखेंगे जो महत्वपूर्ण शासक होंगे, और उनके समय पर क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उनको थोड़ा सा देख लेंगे, और गुर्जर प्रतिहार वंश हमारा खत्म हो जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इनके रूलर्स को देखते हैं। लेट्स मूव ऑन एंड नाउ विल डिस्कस अबाउट द रूलर्स ऑफ द गुर्जरा प्रतिहारा डायनेस्टी। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपके एग्जाम में कभी आ जाए कि अर्लीस्ट राजपूत किंगडम डायनेस्टी क्लैन कौन था, तो आप गुर्जर प्रतिहारा ही आंसर बताएंगे, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में जितने भी राजपूत डायनेस्टीज को आप देखेंगे वो एक तरह से गुर्जरा प्रतिहार जो थे उनके सामंत रह चुके थे, हाँ, फ्यूडेटरीज रह चुके थे, और बाद में वही इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, जब इनका डाउनफॉल होगा तो वही इंडिपेंडेंट होके और राजपूत किंगडम बनाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अर्लीस्ट जो राजपूत किंगडम्स, क्लैन, डायनेस्टी जो भी कहा जाएगा वो गुर्जर प्रतिहार होंगे। तो ये आपके लिए आंसर बन सकता है और सवाल भी हो सकता है एग्जामिनेशन में। जहां तक रूलर्स की बात है, देखिए मैंने ये यहां पे मैंने इसको लिख दिया है, और ये सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस को आपको ध्यान रखना है, कई बार सीक्वेंस दे देता है एग्जाम में। सबसे पहले हरिश्चंद्र, फिर नागभट्ट फर्स्ट, काकुष्ठा व देवराज का भी नाम आता है। हरिश्चंद्र के बारे में ये देखिएगा कि ये बेसिकली शुरू तो यहीं से होता है। ये पहला ऐतिहासिक पुरुष माना जाता है, कई बार फाउंडर दे देगा, कई किताबों में फाउंडर दिया हुआ है, लेकिन वास्तविक फाउंडर नागभट्ट फर्स्ट होंगे, अभी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद इनके बारे में कुछ नहीं पढ़ना है। वत्सराज, नागभट्ट सेकेंड, रामभद्र, मिहिर भोज, सबसे इंपॉर्टेंट देखिए मैंने बड़ा गोला बनाया हुआ है ग्रीन से यहाँ पर, और रेड से मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है। सबसे महान शासक, ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ गुर्जरा प्रतिहारा डायनेस्टी वाज मिहिर भोज। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा महेंद्रपाल के बारे में भी हमें जानना है। ठीक है, महेंद्रपाल, तो उसके बाद भोज सेकेंड आएंगे, फिर महिपाल, और फिर लास्ट शासक जो है वो यशपाल है। तो लास्ट को आपको याद रखना है, और फिर जहां जहां इंपॉर्टेंट बातें होंगी मैं बताता जाऊंगा। ये लास्ट को तो याद रखना ही है कि अंतिम शासक यशपाल, महिपाल के बाद फिर 7-8 शासक आएंगे, तो उनको हमें उतना पढ़ना ही नहीं है। एक तरह से देखिएगा कि मिहिर भोज के बाद एक तरह से डिक्लाइनिंग फेज शुरू हो जाएगा। तो लास्ट शासक आपको याद रखना, अंतिम शासक यशपाल। अब हम एक को देखते चलते हैं। जैसे यहां देखिएगा हरिश्चंद्र के बारे में, मैंने अभी अभी बताया कि हरिश्चंद्र के बारे में कि कई किताबों में हरिश्चंद्र का नाम नहीं है। कई किताबों में पहला शासक, पहला जो फाउंडर और संस्थापक माना गया है नागभट्ट फर्स्ट को माना गया है, लेकिन कई किताबों में आपको मिलेगा कि फर्स्ट हिस्टोरिकल मैन, प्रथम ऐतिहासिक पुरुष, या फाउंडर कहा गया, संस्थापक कहा गया, किनको? हरिश्चंद्र को। ठीक है, तो ये आपको बस जानकारी के लिए रखना है। रियल फाउंडर तो नागभट्ट फर्स्ट ही होंगे। ठीक है, और ये समय जो भी दिया होता है ना, ये भी आप नागभट्ट के समय से दिया होता है, तो उसके पहले जो भी थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो उसके आधार पर ये कहा गया है। तो ये आपको बस सीक्वेंस याद रखना है। कहीं अगर हरिश्चंद्र की चर्चा हो जाए कहीं दे एग्जाम में तो अलग बात है, अदरवाइज ज्यादा इसके बारे में कुछ जानने की जरूरत नहीं। हाँ, एक चीज है कि प्रारंभिक कैपिटल, अगर कैपिटल की बात करें तो इनके समय भीनमल, मैंने अभी बताया, कुछ देर पहले भी बताया था कि भीनमल इनका अर्लीस्ट कैपिटल था। मैं एक चीज बताऊं कि मैं अभी मैंने जब बताया था कि पहला अर्लीस्ट जो पहला कैपिटल था, अर्लीस्ट जिसको कहेंगे वो भीनमल गुर्जर प्रतिहारों का, उसके बाद उज्जैन, और फिर जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल होता है गुर्जर प्रतिहारा, पाला और राष्ट्रकूटों में कन्नौज के लिए, उसके बाद इनका कैपिटल कन्नौज आ जाएगा। ठीक है, तो अगर पूछता है, अगर अर्लीस्ट कैपिटल, अगर सिर्फ कैपिटल पूछता है कि राजधानी कहां थी, तो सबसे अंत में कन्नौज बनी थी, तो आप कन्नौज बोलेंगे। लेकिन अर्लीस्ट कैपिटल, और तीनों ऑप्शन में है भीनमल, उज्जैन की जगह कई बार अवंती भी दे देता है, उज्जैन और कन्नौज, तो अर्लीस्ट फिर आपका भीनमल होगा। और सिर्फ कैपिटल पूछेगा, सिर्फ राजधानी जब भी पूछे तो हमेशा लेटेस्ट राजधानी जो होता है, ठीक है, उसको आंसर किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनके समय में कहा गया कि भीनमल जो था ये कैपिटल था, राजधानी थी। अब ये नागभट्ट, इनके बारे में बस इतनी ही जानकारी। नागभट्ट फर्स्ट देखिए ऐसे मैंने लिखा हुआ है। रियल फाउंडर, वास्तविक संस्थापक कौन था? तो नागभट्ट फर्स्ट।
यह ध्यान रखिएगा। और इसमें भी अगर दे देगा कि फाउंडर कौन है और हरिश्चंद्र और नागभट्ट दिया रहेगा, ठीक है, तो आपको जनरली आपको आंसर जनरली देगा नहीं है दोनों एक ही साथ, ठीक है, और दे भी देता है। तो अगर पूछेगा फाउंडर, हाँ, तो फाउंडर भी इनको जो रियल फाउंडर है उन्हीं को माना जाता है। एक कहा गया कि फाउंडर ने स्थापना की थी, लेकिन वास्तविक संस्थापक अगर आ जाए तो आप कहेंगे कि नागभट्ट फर्स्ट। और वैसे अगर दोनों ऑप्शन में और कहा जाए कि स्थापना किसने की, तो हरिश्चंद्र के बारे में आता है कि फाउंडर है, लेकिन कई किताबों में डिबेटेबल है। जो आंसर आपको एग्जाम में भी आता है, ये जानने के लिए मैंने बता दिया, जो एग्जामिनेशन में उसका आंसर जो दिया जाता है उसमें भी संस्थापक कहे या वास्तविक संस्थापक कहे तो नागभट्ट फर्स्ट का भी नाम आता है। ये आपकी जानकारी के लिए मैंने दिया हुआ है। बस अगर नागभट्ट का नाम नहीं है और हरिश्चंद्र का है तब आप हरिश्चंद्र लगा सकते हैं, लेकिन अगर नागभट्ट है, नागभट्ट फर्स्ट, तब तो अगर फाउंडर या रियल फाउंडर कुछ भी पूछे तो आपका नागभट्ट फर्स्ट ही आंसर होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन का आंसर भी इसी तरह से किताबों में जो भी लिखा हो, जब आप एग्जामिनेशन का आंसर देखेंगे, जब वो फाइनली एग्जाम में आंसर सेट किया जाता है, तो नागभट्ट फर्स्ट ही होगा, चाहे वो फाउंडर पूछा जाए चाहे रियल फाउंडर पूछा जाए, ठीक है। लेकिन अगर नागभट्ट नहीं है और तब फाउंडर पूछा जाता है, तब आप हरिश्चंद्र का नाम इसको करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो रियल फाउंडर है। और दूसरी बात, नागभट्ट फर्स्ट जो है डिफीटेड अरब रूलर जुनैद। देखिए अब यहां पे समझ लीजिए, जब गुर्जर प्रतिहार यहां पे हैं, मैंने बताया राजस्थान गुजरात वाले क्षेत्र में थे, तो इधर से आपको अटैक भी होते रहते थे अरबों के, मुस्लिम अटैक होते, खासकर अरबों का अटैक होता रहता था। तो कहा गया है, ये आप देखेंगे जानकारी ये आती है कि पहले आप जाने तो 711 में 2 अटैक हो चुके थे अरबों के, लेकिन वो असफल अटैक थे। लेकिन सिंध पे तो 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक कर लिया था और सिंध को, यही वाला जो क्षेत्र है ये सिंध, इसको कैप्चर कर लिया था, ठीक है, ये कैप्चर कर लिया, ये वाला क्षेत्र ये कैप्चर कर लिया। सिंध यही है, भारत का जो गुजरात है इसके अपोजिट ये सिंध है। तो इधर से, ठीक है, गुर्जर प्रतिहारों ने क्या किया कि सिंध तक तो आ गए थे, लेकिन गुर्जर प्रतिहारों ने क्या किया कि सिंध से आगे इनको अंदर नहीं आने दिया था। ये ध्यान रखिएगा, अरबों को सिंध के आगे नहीं बढ़ने दिया था। इधर से चूंकि अरबों का इन्वेजन है, और बाद में सारा और भी इन्वेजन होगा, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी, वो तो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद काकुष्ठा व देवराज बिल्कुल नहीं जानना, बस एक सीक्वेंस है मैंने दे दिया। वत्सराज इंपॉर्टेंट क्यों है? हाँ, वत्सराज इनिशिएटेड लिखिए यहां पर, इसने, या स्टार्टेड लिख दीजिए, स्टार्टेड, इसने शुरू किया था क्या? ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल, त्रिपक्षीय स्ट्रगल जो कन्नौज के लिए हुआ। देखिए ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल शुरू किया था, यहां गुर्जर प्रतिहार है, ठीक है, यहां पाला है और यहां राष्ट्रकूटाज है। तो ये जो शुरुआत हुआ था, हाँ, कन्नौज के लिए, देखिए एक कन्नौज है, इसी के लिए ये तीनों शक्तियां भिड़ेंगी कन्नौज के लिए। यहां पर अगर देखें तो ये गुर्जर प्रतिहार है, इधर पालाज है, और यहां से एक दक्षिण की शक्ति आएगी, और यहां पे कन्नौज है, तो ये सभी कन्नौज के लिए ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये 3 शक्तियां, इसीलिए मैंने ट्रायंगल बनाया हुआ है इस तरह से। देखिए ये ट्रायंगल बना के मैंने समझा दिया है, ऐसे ऊपर कन्नौज है, ठीक है। यहां पे देखिए ये गुर्जर प्रतिहार होंगे, इधर पालाज होंगे, ठीक है, और नीचे से आएंगे कौन? राष्ट्रकूटाज। तो ये ट्रायंगल बनता है और ये कन्नौज है ऊपर, तो इसीलिए मैंने इस तरह का बना के, ताकि आपको सुविधा हो। गुर्जर प्रतिहार, पाला और राष्ट्रकूटाज। तो कन्नौज के लिए ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल जो शुरू होता है वो वत्सराज के समय में ही शुरू होता है, और ये सवाल आता है एग्जाम में, आ चुका है कई बार, कि किसने ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल की शुरुआत की। तो सवाल 2 तरह से बनेगा कि एक तो शासक पूछ देगा किसने शुरू की, तो वत्सराज का नाम होगा तो वत्सराज आप कहेंगे, या पूछेगा कि गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों में से कन्नौज के लिए जो ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल शुरू हुआ वो सबसे पहले किन के द्वारा शुरू हुआ। अब उसमें ऑप्शन में रहेगा गुर्जर प्रतिहार, ठीक है, आपका रहेगा पालाज, आपका रहेगा राष्ट्रकूटाज, और कोई एक और दे देगा। तो सबसे पहले किसने शुरू की भाई? तो गुर्जर प्रतिहारों में, और गुर्जर प्रतिहार में
का राजा कौन था उस समय, तो वत्सराज था। ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, ठीक है। तो यहां पर ठीक है, एक चीज देखिए मैं यहां पे भूल गया, नागभट्ट सेकंड था, यहां देखिए ये मैंने क्या बताया कि रियल फाउंडर था और डिफीटेड अरब रूलर जुनैद, उसके बारे में बाद में बताता चला गया यहाँ पे कैसे इन्वेजन होगा और कैसे गुर्जर प्रतिहारों ने रोका था। इसका रेफरेंस, इसकी जो चर्चा है, ध्यान दीजिएगा कि नागभट्ट फर्स्ट ने अरब रूलर जुनैद को हराया था। तो इसकी चर्चा जानकारी कहां से मिलती है, ये रेफरेंस कहां पे है, तो ग्वालियर इंस्क्रिप्शन, ग्वालियर अभिलेख ऑफ मिहिर भोजा, मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में है, मिहिर भोज के ग्वालियर इंस्क्रिप्शन में है, ठीक है। यही मिहिर भोज है, ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी। और इसमें क्या कहा गया है, नागभट्ट फर्स्ट को कहा गया है डिस्ट्रॉयर ऑफ मलेच्छा, मलेच्छों का विनाशक कहा गया है। हाँ, कहां पे, मिहिर भोज के ग्वालियर इंस्क्रिप्शन में नागभट्ट को कहा गया है, किसको क्या कहा गया है कि he is the destroyer of, या he was the destroyer of मलेच्छा, मलेच्छों का विनाशक। और यहां मलेच्छ किसके लिए कहा गया है, यहां जो मलेच्छ है, ये मलेच्छ जो है ये अरबों के लिए इस्तेमाल किया गया है, ठीक है ना, अरबों के लिए यहां पर इस्तेमाल किया गया है, अरब्स के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये यहां पे हो गया। उसके बाद नाग वत्सराज का मैंने बता ही दिया कि वत्सराज ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में वत्सराज के द्वारा शुरुआत की जाती है। कन्नौज के लिए जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल होता है, गुर्जर प्रतिहार, पालो और राष्ट्रकूटों के बीच, और कन्नौज के लिए जो संघर्ष होता है, उसकी शुरुआत गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज करेगा। तो ये आपके लिए सवाल बनता है। उसके बाद देखिए नागभट्ट सेकेंड, नागभट्ट सेकेंड कन्नौज को ये कैप्चर करेगा, ठीक है, एंड मेड इट द कैपिटल ऑफ गुर्जर प्रतिहारा। देखिए अभी मैं बता रहा था अर्लीस्ट कैपिटल भीनमाल, भीनमाल, उसके बाद हो गया था क्या, कन्नौज, ये उज्जैन, या अवंती भी कहीं कहीं दे देता है। उज्जैन के बाद जो कैपिटल बनेगा, फाइनल कैपिटल कन्नौज होगा, क्योंकि इसी ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में, ये जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हो रहा है गुर्जर प्रतिहारों, पालाज और राष्ट्रकूटा के बीच, और इसमें गुर्जर प्रतिहार फाइनली दे एमर्ज्ड एज विक्टोरियस। तो ये इनको विक्ट्री मिलेगी, तो ये कन्नौज को अब बना देंगे अपना कैपिटल। यहीं पे आपको देखिएगा, यही जो कन्नौज है, मैंने बताया था, यही जो कन्नौज है उत्तर प्रदेश में, तो ये कैपिटल बनाने वाला कौन है, तो बनाने वाला है नागभट्ट सेकंड। देखिए ऐसे लाइन पे ध्यान दीजिएगा, कैप्चर्ड कन्नौज एंड मेड इट द कैपिटल ऑफ गुर्जर प्रतिहार। तो ये सवाल बनेगा कि कन्नौज को गुर्जर प्रतिहार का की राजधानी किसने बनाई थी, तो नागभट्ट सेकंड ने बनाई थी, ठीक है। और एक और बात, महत्वपूर्ण बात, कौन सा गुर्जर प्रतिहार शासक था जिसने जल समाधि ली थी, तो जल समाधि लेने वाला कन्नौज में, गंगा नदी कन्नौज में इसने जल समाधि ली थी, तो नागभट्ट सेकंड का नाम आएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए यहां पर, ठीक है। उसके बाद रामभद्र, बहुत ही वीक रूलर है, वीक शासक है, और इसको डिफीट किया था पाला रूलर, ठीक है, पाला रूलर यहां पे है, ठीक है। हाँ, कौन पाला रूलर था जिसने हराया था रामभद्र को, देवपाल ने हराया। तो ये हमने अभी तक का देख लिया। यहां हरिश्चंद्र फर्स्ट अगर पूछा जाए कौन था, पहला हिस्टोरिकल पर्सन अगर कहा जाए, तो अगर आ जाए तो वहां पे आप कहेंगे हरिश्चंद्र को। हाँ, फाउंडर था, संस्थापक था। ये तब आपका आंसर होगा जब नागभट्ट फर्स्ट ऑप्शन में नाग है। हाँ, नागभट्ट फर्स्ट रहेगा तो यही फाउंडर होगा, क्योंकि वास्तविक फाउंडर यही था। और एग्जाम में ऐसे ही सवाल बनता रहा है कि नागभट्ट को ही माना जाता है एग्जाम के आंसर में, ठीक है। इसी के समय सबसे पहला कैपिटल भीनमाल, अगर पूछा जाए कौन था, अर्लीस्ट कैपिटल पूछा जाए तो भीनमाल था, ठीक है। और लेटेस्ट कैपिटल या खाली कैपिटल पूछा जाए तो कन्नौज, क्योंकि हमेशा जो लेटेस्ट कैपिटल को ही कैपिटल माना जाता है। फाइनली एग्जामिनेशन का जो आंसर होगा आपका कन्नौज ही होगा, ठीक है। अगर ये पूछ दिया जाता है कि भीनमाल के बाद क्या था, अर्लीस्ट था तो भीनमाल, भीनमाल के बाद कौन बना था, उज्जैन, या कन्नौज के पहले कौन था, तो उज्जैन। लेकिन अगर केवल पूछा जाए कि कैपिटल क्या था तो कन्नौज, ठीक है। ये हो गया, इनके बारे में कुछ नहीं पढ़ना। काकुस्था देवराज के बारे में, वत्सराज के बारे में बता दिया, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में इसने जब गुर्जर प्रतिहार और तीनों के बीच ये ट्राइपार्टाइट त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा है कन्नौज के लिए, तो शुरुआत गुर्जर प्रतिहार द्वारा की गई थी और वत्सराज उसका शासक था जिसने शुरुआत की थी। किस शासक ने शुरुआत की थी गुर्जर प्रतिहार,
की तरफ से तो वत्स राज है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। नागभट्ट सेकंड के बारे में, कन्नौज जीतता है, उसको राजधानी बना देता है और जल समाधि लेता है, ये आपका हो गया। और रामभद्र के बारे में बहुत ही वीक रूलर हराया गया, पाला रूलर, किसके द्वारा? रामभद्र के द्वारा। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट शासक मिहिर भोज को देखने वाले हैं आगे, तो इसको हम बहुत डिटेल में, इन सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन इन सबसे ज्यादा थोड़ा इनके बारे में, थोड़ा इनके बारे में, महेंद्रपाल के बारे में देखेंगे। तो अब इसको आप जरा देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और मिहिर भोज और थोड़ी बहुत जो जानकारी है इन शासकों के बारे में जहां जरूरत है वो हम ले लेते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द मिहिर भोज और भोज फर्स्ट। देखिए मिहिर भोज जो है, ही इज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी ऑफ गुर्जरा प्रतिहारा डायनेस्टी। और यहां पर एग्जामिनेशन की अगर बात करें, एज फार एज एग्जामिनेशन इज कंसर्न, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लिख लीजिए मिहिर भोज को, क्योंकि अगर कोई सवाल बनेगा गुर्जर प्रतिहार से तो 99% सवाल जो है मिहिर भोज से ही बनने वाला है। 95-96% तो मान ही लीजिए। तो अब देखिए, अब मिहिर भोज के बारे में देखिए, यहां से हम जानकारी लेते हैं। फॉलोअर था ये वैष्णव धर्म का, वैष्णव धर्म का अनुयायी था, तो वैष्णविज्म को ये मानता था। ठीक है, ये आप समझ लीजिए, वैष्णविज्म को मानता था। अपने आप को कहता था इनकारनेशन ऑफ विष्णु, यानी विष्णु का अवतार समझता था खुद को, जान लीजिए। इसके दो टाइटल हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है, प्रभास और आदिवराह। ये आ चुका है, प्रभास किसका टाइटल था या आदिवराह किसका टाइटल था? तो किसका था भाई? मिहिर भोज का। अब देखिए प्रभास की चर्चा जो मिलती है वो दौलतपुर इंस्क्रिप्शन है, दौलतपुर अभिलेख है, और आदिवराह की चर्चा मिहिर भोज की ही जो है ग्वालियर इंस्क्रिप्शन, अभी हम चर्चा कर भी रहे थे, कई बार कर चुके कि ग्वालियर इंस्क्रिप्शन जो है मिहिर भोज की है, तो यहां पे इसकी चर्चा मिलती है। ठीक है, हालांकि ये नहीं पूछेगा प्रभास किसकी उपाधि या टाइटल थी या आदिवराह किसकी टाइटल या उपाधि थी, तो ये आपको जानना है। इसने सिल्वर कॉइन इशू किया था जिसको द्रह्म बोलते थे, द्रह्म, ध्यान रखिएगा ये सवाल आ चुका है। ठीक है, उसके अलावा इसने मालवा को जीता बाय डिफीटिंग राष्ट्रकूटास। देखिए राष्ट्रकूटों को हराने के बाद इसने मालवा को जीता था। ठीक है, यहां पे जब ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल चल रहा था गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों के बीच, तो क्या हुआ था कि उस समय मालवा जो था राष्ट्रकूटों के कंट्रोल में था, तो इसने राष्ट्रकूटों से मालवा यहां पे जो था उसको जीता था। किसने? मिहिर भोज ने। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, किससे जीता था? राष्ट्रकूटों से मालवा जीता था। ठीक है, इसके समय एक अरब यात्री आया था सुलेमान, ध्यान रखिएगा सवाल आ जाएगा। सुलेमान जो अरब यात्री था वो किस शासक के समय आया था? तो ये मिहिर भोज के समय आया था, और मिहिर भोज किस डायनेस्टी से था? तो गुर्जर प्रतिहार से। तो दोनों आपको याद रखना है कि सुलेमान किस डायनेस्टी, सुलेमान जो अरब यात्री था जब भारत आया था उस समय कौन सा जो राजपूत किंगडम है भारत में रूल कर रहा था? भारत में नहीं, मतलब इस क्षेत्र में, तो वो मिहिर भोज के गुर्जर प्रतिहारों के समय आया था वो। ठीक है, जब गुर्जर प्रतिहार रूल कर रहे थे। ठीक है, तो सुलेमान आया था। मिहिर भोज के बारे में सुलेमान ने क्या कहा है? मुसलमानों का कट्टर विरोधी था मिहिर भोज। ठीक है, और बहुत ही क्रूएल रूलर था, क्रूर शासक था। तो ये आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि सुलेमान जो अरब से आया था, एक अरब यात्री था, किसके समय आया था? तो मिहिर भोज के समय आया था। मिहिर भोज किस डायनेस्टी से जुड़ा हुआ था? तो गुर्जर प्रतिहारों से जुड़ा हुआ था। ठीक है, और मिहिर भोज के बारे में सुलेमान ने क्या कहा? तो सुलेमान ने कहा था कि ये कट्टर विरोधी है मुसलमानों का। यह चूंकि वैष्णविज्म को मानता था, एक तरह से हिंदू धर्म को मानता था, तो आप कह सकते हैं कि ये स्टॉन्च हिंदू था। अगर कहा जाए तो स्टॉन्च हिंदू था। वैष्णव है ना, वैसे भी राजपूत तो हिंदू मानते हैं अपने आप को, तो वैष्णविज्म को फॉलो करता था, तो ये स्टॉन्च हिंदू था। स्टॉन्च हिंदू का मतलब
ये मुसलमानों का कट्टर विरोधी था, कट्टर हिंदू था, स्टोन्च हिंदू था। इसके बारे में किसने कहा? ये बात सुलेमान ने कहा, और उसने कहा है कि मुसलमानों का कट्टर विरोधी था और बहुत क्रूएल रूलर था, बहुत क्रूर शासक था। ये अपना ओपिनियन इनका हो सकता है, ठीक है। तो ये हमने जान लिया। आप समझ लीजिए कि इस पे आपको ध्यान देना ही देना है, कहीं मत दीजिए। मिहिर भोज को लगातार पढ़ते रहिए, लगातार इसको बस सरसरी निगाह से एक बार में आपको याद हो जाना है। उसके बाद महेंद्रपाल फर्स्ट। तो महेंद्रपाल फर्स्ट की अगर बात करें तो इसने राष्ट्रकूट शासक इंद्र थर्ड को हराया था, ध्यान रखना है बस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके समय यहां से भी सवाल बनता है, कोर्ट पोएट इसका राजशेखर था। देखिए राजशेखर का नाम याद रखिए, महेंद्रपाल फर्स्ट के समय ये कोर्ट पोएट था, ठीक है। और इसकी कई प्रसिद्ध किताबें हैं जिसकी रचना इसने की, फेमस बुक्स लाइक कर्पूर मंजरी। देखिए ये सब कर्पूर मंजरी, ठीक है, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत, भुवन कोश, ठीक है, हरविलास। हरविलास अगर छोटा दिख रहा होगा तो मैं बोल दे रहा हूं बार बार, इससे आपको याद हो जाएगा। हरविलास और विद्धशाल भंजिका, विद्धशाल भंजिका, ठीक है। तो विद्धशाल भंजिका भी आपको याद रखना है। विद्धशाल भंजिका, किताबों का नाम कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत, भुवन कोश, हरविलास, विद्धशाल भंजिका। ये किताबें थी राजशेखर की, जो कोर्ट पोएट था, और ये बेसिकली संस्कृत में लिखता था, ठीक है, संस्कृत। और ये ड्रामेटिस्ट भी था, ड्रामेटिस्ट भी था, जान लीजिए। ये संस्कृत से जुड़ा हुआ था, संस्कृत से, संस्कृत। तो इसके बारे में आप लिख लीजिएगा, संस्कृत, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। किसके समय था ये महेंद्रपाल फर्स्ट के समय था, लेकिन सिर्फ महेंद्रपाल फर्स्ट के समय ही नहीं था। तो देखिए यहां से सवाल आपको बन जाएगा, कैसे मैं बताता हूं। देखिए राजशेखर कोर्ट पोएट महिपाल का भी है, देखिए यहां महिपाल का भी कोर्ट पोएट है ये राजशेखर, ठीक है। और महिपाल के समय अल मसूदी आता है बगदाद से, बगदाद यानी इराक से। अच्छा एक चीज बीच में छूट गया, महेंद्रपाल के बाद भोज सेकंड भी थे। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि भोज अगर महेंद्रपाल के समय है, भोज सेकंड के समय है, महिपाल के समय है, तो भोज सेकंड के समय बहुत कम दिन के लिए 2-3 साल के लिए भोज बना था, तो भोज सेकंड जो है, तो इसके समय भी होगा ये राजशेखर। तो देखिए महेंद्रपाल, भोज सेकंड और महिपाल, ठीक है। ये राजशेखर कोर्ट पोएट है महिपाल के समय भी, और महिपाल के समय अल मसूदी आता है, ये इंपॉर्टेंट है। सुलेमान किसके समय आया? तो मिहिर भोज के समय आया। अल मसूदी जो बगदाद या इराक से आया था, बगदाद राजधानी होती है ना आज के समय, बगदाद राजधानी इराक की, तो इराक में है बगदाद। तो या तो पूछेगा कहां से आया था, तो कंट्री पूछेगा इराक, नहीं तो जगह पूछेगा तो बगदाद, ठीक है। बगदाद इराक यहां लिख लीजिए ना, यहां मैं लिख ही देता हूं, कंफ्यूजन आपको हो जाए कहीं, तो ऐसे तो कंफ्यूजन इसमें होना नहीं चाहिए। इराक, ठीक है। तो ये आपको बगदाद के इराक से आया था, बगदाद इराक से आया था। तो आपको ये ध्यान रखना है। और यशपाल जो है ये लास्ट रूलर था। तो बस अब आपने समझ लिया होगा कि कैसे कैसे सवाल आएगा। मिहिर भोज को सबसे ज्यादा देखना है, वैष्णव धर्म का मतानुयायी था, ठीक है, अनुयायी था, कह दीजिए, फॉलोअर था, अपने आप को विष्णु का अवतार या इनकार्नेशन ऑफ विष्णु कहता था। टाइटल इसका प्रभास और आदिवराह, ध्यान रखिएगा। यहां से अगर पूछा जाए कि प्रभास किसका टाइटल था, तो मिहिर भोज का। आदिवराह किसका टाइटल था, तो मिहिर भोज का। हाँ, किन अभिलेखों में प्रभास की चर्चा है, दौलतपुर अभिलेख में। किन अभिलेखों में आदिवराह की चर्चा है, तो ग्वालियर इंस्क्रिप्शन में, ग्वालियर अभिलेख में, ठीक है। कौन सा चांदी का सिक्का, चांदी के सिक्के का नाम क्या था जो उसने जारी किया, तो ड्रम, ठीक है। और इसने मालवा को जीता और हराया किसको, राष्ट्रकूटों को, ठीक है। उसके बाद मिहिर भोज के बारे में, मिहिर भोज के समय अरब यात्री सुलेमान आया, सुलेमान ने इसको मुसलमानों का कट्टर विरोधी बताया, ठीक है, और इसको क्रूएल रूलर यानी कि क्रूर शासक बताया। उसके बाद नेक्स्ट हम देख रहे थे महेंद्रपाल, हाँ, जिसने इंद्र थर्ड को, राष्ट्रकूट शासक इंद्र थर्ड को हराया। पूछा जाए इसने किसको हराया था, तो इंद्र थर्ड को। सब हालांकि इससे सवाल नहीं बनेगा, इसमें से जो सवाल बनेगा वो बनेगा कोर्ट पोएट कौन था, तो राजशेखर। और राजशेखर जो है था संस्कृत का, ये ड्रामेटिस्ट भी था, पोएट भी था, ठीक है, नाटककार भी था। और इसकी जो किताबें हैं इससे सवाल बनेगा। देखिए काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, हाँ, इससे तो दोनों आते रहे एग्जाम में,
हाँ, ये भी आया हुआ है हरविलास। तो इस आया हुआ, तो इसको आपको ध्यान रखना है एक बार कि एक बार सर निगाह से दो चार बार देख लीजिएगा, दिमाग में सेट कर जाएगा। कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत, भुवन कोश, हरविलास, विद्याशाल भंजिका, ये सब राजशेखर का लिखा हुआ है। राजशेखर किस भाषा से संबंधित थे? तो संस्कृत से संबंधित थे, और भोज सेकंड के समय भी थे और महिपाल सेकंड के समय भी थे। तो यहां से जो सवाल बनेगा कि किसके समय, एक तो सवाल बनेगा किसके समय थे राजशेखर, तो 3 कोई और ऑप्शन देगा और एक इसमें से कोई दे देगा, तो एक ये बन जाएगा। दूसरा कहेगा किसके समय नहीं थे, सोच लीजिए, तो 3 ये दे देगा, एक कोई और नाम दे देगा इसी में से, या कहीं और से कोई नाम दे देगा, तो वो आपका जब नहीं था तो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और महिपाल के समय जो है बगदाद इराक से अल मसूदी आता है, यात्री है जो इराक से, इराकी यात्री है, अल मसूदी ये आता है। तो सुलेमान आता है मिहिर भोज के समय, अल मसूदी आता है महिपाल के समय, सुलेमान आता है अरब से, अल मसूदी आता है बगदाद इराक से, और अंतिम रूलर के रूप में, अंतिम शासक के रूप में। यह सवाल यहां से बन सकता है कि अंतिम शासक कौन था, तो लास्ट रूलर यशपाल। तो ये सारा हमने पूरा का पूरा गुर्जर प्रतिहार खत्म कर लिया। अगले वीडियो में कोई और डायनेस्टी हम लोग देखेंगे, सबको देखना ही है आपको, परमार, हाँ, गढ़वाल, सबसे थोड़ा जहां ज्यादा जरूरत है ज्यादा, जहां थोड़ी बहुत जरूरत पड़ेगी थोड़ी बहुत, हम लोग कोशिश करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितना जरूरी है। अनर्गल चीजें नहीं पढ़ेंगे, जो जरूरी नहीं है, जो बिल्कुल आता ही नहीं है, कभी आया है, उसको हम लोग नहीं देखने वाले हैं। एक बार आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling. Jai Hind.